गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2 जो है एडिटेरिया से। यहाँ पर अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन को कवर किया जा रहा है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 की चर्चा प्रीवियस क्लास में हो चुकी है। उसे आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के अवश्य देख लें। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का, जिसमें से पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। याद रखें, अगर पूछ दे कि इसकी शुरुआत किस राज्य से किया गया है तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मंत्रालय के मंत्री का नाम अगर पूछ दे तो वो होगा शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, सेवा से सीखें। तीसरा प्रश्न है किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, असम के काबी आंगलोंग में। लोग अक्सर छत्तीसगढ़ पर ध्यान देते हैं, वो नहीं होगा, होगा असम का काबी आंगलोंग। अगला प्रश्न है जापान के किस शहर प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो 4 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, किताकियूशु। अगला प्रश्न है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्रुव नीति। अगला प्रश्न है किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इसका उत्तर दिल्ली होगा। प्रश्न है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, डोगरी। इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है। कहाँ की? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में। अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ECI नेट। प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 240। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है। तो इसमें से कहा गया है ऑप्शन ए सत्य है, जिसमें से ऑप्शन 1 और 2 सत्य है। पहला है कि भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है, ये सही है। दूसरा है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, यह भी ऑप्शन मूल रूप से सही है। MSME पर ही चर्चा करते हैं। जो भारत में पंजीकृत MSME में से 97% जो है वो क्या है, तो सूक्ष्म उद्यम है, 2.7% लघु उद्यम है और केवल 0.3% मध्यम उद्यम है। 0.3% यहाँ पर जो मध्यम उद्यम की चर्चा किया जा रहा है, निर्यात में इसका योगदान 40% से भी अधिक है। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, असम। प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर है पटना। अगला प्रश्न है कि वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो 1 और 2 सत्य है, जिसमें से पहला है कि यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। फिर है कि भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की ये बात करता है। तो 1 और 2 ये सही है। तीसरा गलत है कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, ये ऑप्शन गलत है। इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, है ना। अगर पूछ दे वेव्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और
इंटरनेट समिट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? इसका उत्तर है तेलंगाना। प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। पूछ दे कि G20 में ये जो शेरपा का पद है इसका कार्य क्या है? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये क्या करता है, तो एजेंडा तैयार करने का कार्य, सदस्य देशों के बीच बातचीत का समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना है कि शिखर सम्मेलन सुचारू रूप से चले, है ना। तो इस तरह से वो क्या होता है, नेताओं के बीच वो प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। प्रश्न है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है ना। एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला है सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, किसका? तो गूगल का। ऑप्शन में दे देगा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो हैदराबाद में स्थापित हुआ है वो किस कंपनी का है? गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है? तो याद रखना है वो गूगल का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, मिजोरम। प्रश्न है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर पहला भारतीय राज्य की चर्चा किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, गिनी गणराज्य। चूँकि ये बिहार से ये है कारखाना, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 2025-2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरकार ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा। प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया? तो ये पुल का उद्घाटन किया गया था गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ड्रोन हमला। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? तो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन सी सही होगा, अंगोला। अंगोला इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? इसका उत्तर है 12 देश। अगला प्रश्न है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? उत्तर है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। प्रश्न है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया?
तो इसका उत्तर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अगला प्रश्न है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर होगा आईआईटी दिल्ली। प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37 का उत्तर ऑप्शन बी है 10वां स्थान। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिक ने मौन रडार प्रणाली विकसित की है? इसका उत्तर चीन है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर होगा कुशीनगर। यहाँ पर इसरो का पहला प्रक्षेपण किया गया है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वे X3 2025 आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रोमानिया। अगला प्रश्न है राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सत्य कथन हमें बताना है, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर केवल 2 कथन को सत्य माना गया है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। अगला प्रश्न है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा प्रदीप नरवाल। अगला प्रश्न है भारत के किस शतरंज ग्रैंडमास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी गुकेश। अगला प्रश्न है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? उत्तर होगा श्रीलंका। प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन गलत हैं? यहाँ पर हमें गलत कथन को बताना है। तो 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ये ऑप्शन मूल रूप से सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। ये भी मूल रूप से सही है। फिर है कि 128 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस जिसे कि सिक्सेस कहते हैं और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन गलत है। जिसमें बोला गया था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो डी गलत है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो याद रखें यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और भारत नहीं होगा, यहाँ पर होगा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये मैच खेला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन को गलत माना गया है, जिसमें है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ये ऑप्शन सही है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ये भी सही है। फिर है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी ऑप्शन सही है। इनमें से केवल 2 को गलत माना गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है पार्वती तिर्की। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नाम याद रखना है, चूँकि वक्फ का जो विधेयक आया था काफ़ी विवादों में रहा और सुर्खियों में बना रहा, इसलिए ये भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी IIT दिल्ली।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है नैरोबी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा करंट अफेयर से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। इसके साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी भी चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के फैक्ट को देखा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फैक्ट को। तो पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया? तो उत्तर होगा जर्मनी। अगला है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो उत्तर होगा मोनाको। फिर है कि विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में। अगला है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो उत्तर होगा जापान। अगला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया? तो उत्तर होगा जाफर एक्सप्रेस। अगला है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला है किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर होगा जोहानसबर्ग, जो कि है दक्षिण अफ्रीका में। अगला है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो उत्तर होगा JD वेंस। इनकी पत्नी भारतीय मूल की है। अगला है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो उसका होगा बाल्ड ईगल। ये क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो उत्तर होगा मधुबनी। फिर है कि विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही का कौन बने? तो उत्तर होगा नीमा रिंजी, नेपाल की ये रहने वाली है। अगला है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया? तो उत्तर होगा जॉर्डन। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? तो उत्तर होगा थाईलैंड। अगला है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन बना? तो उत्तर होगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो उत्तर होगा हुनान प्रांत, चीन। अगला है कि किस राज्य ने स्वयं को असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्वाभाविक है, यहाँ से भी नाम पता चल रहा है। तो उत्तर होगा असम सरकार ने। अगला है कि IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो उत्तर होगा भारतीय रेलवे। अगला है कि एक्सिसोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो उत्तर होगा शुक्ला। अगला है ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? तो ये है इंडो रूस की ये जॉइंट वेंचर है, जिससे हम लोग जानते हैं कि ये जो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रूस की संयुक्त उपक्रम है, जिसमें से मिसाइल वगैरह बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव, है ना। ये क्या होगा? तो स्वदेशी रूप से जो भारत में भी अब चिप बनना शुरू होगा। चूँकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इस कारण से अभी तक भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? तो उत्तर होगा बोइंग स्टारलाइनर मिशन। और आपको बताना है कि सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस कैप्सूल, किस कंपनी के स्पेस कैप्सूल से पृथ्वी के सतह पर वापसी किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नेपिथ्रोमाइसिन। प्रश्न है कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। हाल ही में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रश्न है कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो उत्तर है जापान। प्रश्न है शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो उत्तर होगा 2028। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो उत्तर है किसान कवच। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर होगा ग्वालियर।
नेक्स्ट है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? यहाँ पर होगा 21.76। ये भी प्रश्न जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वनों से जब प्रश्न होते हैं तो परसेंटेज अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है ना, इसका उत्तर याद रखना है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न की हुई? तो उत्तर होगा असम। अगला है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? तो उत्तर होगा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? तो उत्तर है नॉर्वे। यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक वाहन का संचालन शुरू हो गया है। प्रश्न है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो ये केरल में है, अरालम वन्यजीव अभयारण्य। अगला है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये हुआ है गुजरात के कच्छ जिले में। अगला प्रश्न है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो उत्तर है भारत। फिर है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो उत्तर होगा चीन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं? तो गुजरात सबसे ऊपर है ना। गुजरात के बाद कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है कि भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है एम्स नई दिल्ली में। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 को कवर किया, साथ ही साथ लगभग 50 फैक्ट को हम लोगों ने देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे खेल कूद से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।